आप सभी का आज के इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज की इस कक्षा के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 में संकलित और लेखक श्री कमलेश्वर जी द्वारा रचित जो पाठ है जॉर्ज पंचम की नाक, उस पाठ का बच्चों में अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, ये पाठ वर्तमान अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण भी है। परीक्षा की दृष्टि से भी ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि इस पाठ के जो लेखक हैं कमलेश्वर जी, उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व कैसा रहा है, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, कमलेश्वर जी का जो जन्म है सन 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। इसके बाद इन्होंने दूरदर्शन में भी काम किया। इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। ये नई कहानी जो एक आंदोलन चला था उसके ये बहुत अगुवा रहे, लीडर रहे। इन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, यादों के सहारे जो लिखते हैं वो भी लिखे हैं। इन्होंने अनेक हिंदी फिल्मों और टीवी धाराओं की स्क्रीन प्ले पटकथा भी इन्होंने लिखी है। इन्होंने अपनी रचनाओं में बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। आज की नगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की कथा को भी उन्होंने, व्यथा पीड़ा को भी उन्होंने बखूबी व्यक्त किया है। बच्चों, जो लेखक, अब हम बात करते हैं जो जॉर्ज पंचम की नाक, ये पाठ है जो केंद्रित है एक नाक जो शरीर का, चेहरे का मुख्य हिस्सा होता है और नाक जो है इज्जत का प्रतीक माना जाता है। तो ये जो पूरी कहानी लेखक ने लिखी है इस नाक को केंद्र बिंदु बना करके लिखी है। बच्चों, इस पाठ के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। ये पाठ में जैसे बताया आपको मैंने, नाक है वो इज्जत का प्रतीक, सिंबल मानी जाती है। और नाक से जुड़े अनेक मुहावरे भी हिंदी में बहुत फेमस हैं, जैसे नाक कटना, नाक काटना। ठीक है, इसी मुहावरे को लेखक ने और विस्तार देते हुए, बढ़ाते हुए इसका टॉन्ट के रूप में, व्यंग के रूप में उपयोग किया है इस कहानी जॉर्ज पंचम की नाक में। ये पूरा व्यंग जो है नाक शब्द पर सेंटर्ड है, केंद्रित है। और इस केंद्रित करते हुए लेखक कहते हैं कि अंग्रेजी सरकार, हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी जो आज हमारे देश के हुक्मरान हैं, अर्थात सत्ता जो पावर में जो लोग हैं, हमारे नेता हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो आज भी अभी उस औपनिवेशिक दौर, जो हमारा देश ब्रिटेन के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा एक कॉलोनी बना लिया गया था, हम उनके गुलाम थे, तो उस गुलामी की जो मानसिकता है और विदेशी लोगों और उनके जो संस्कृति के प्रति हमारा आकर्षण है, उससे हम अभी तक हम पीछा नहीं छुड़ा पाए हैं। इस कहानी की जो मुख्य विशेषता है कि ये कहानी है, ये अपने आप में बहुत सार्थक है तथा ये जो है जो लेखक कमलेश्वर का एक पत्रकार के रूप में जो रूप है वो हमारे सामने प्रस्तुत करती है। बच्चों, हम जानते हैं और पाठ के विषय में कि जो सरकारी तंत्र में सरकार को चलाने वाला जो सिस्टम है, चाहे वो नेता हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, उसमें जॉर्ज पंचम की जो नाक है उसको लगाने को लेकर जो चिंता या जो बदहवासी, बेचैनी दिखाई पड़ती है, वह उनकी गुलाम और औपनिवेशिक मानसिकता को प्रकट करती है कि आज भी हम अपने, चाहे शारीरिक रूप से आज़ाद हो गए हैं, लेकिन मन से आज भी हम अपने आप को अंग्रेज़ों का गुलाम मानते हैं। सरकारी लोग उस जॉर्ज पंचम के नाम से उसकी इज्जत के लिए चिंतित हैं, जिसने न जाने कितने हम पर जुल्म किए थे जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। उसके अत्याचारों को याद ना करके बल्कि हम उसके सम्मान में जुट जा रहे हैं, जो कि हमारी गुलामी की मानसिकता का प्रतीक है। बच्चों, अब हम देखते हैं कि लेखक ने किस प्रकार इस पाठ का विकास किया है। सबसे पहले हमें जानने का प्रयास करते हैं, चूँकि पाठ का शीर्षक है जॉर्ज पंचम की नाक, तो आखिर ये जॉर्ज पंचम कौन थे जिसके बारे में ये पूरा पाठ लिखा गया है। तो जॉर्ज पंचम का पूरा नाम था जॉर्ज फ्रेडरिक अर्नेस्ट अल्बर्ट। इनका जन्म 3 जून 1865 को हुआ और इनकी मृत्यु 20 जनवरी 1936 को हुई। ये प्रथम ब्रिटिश शासक थे जो विंडसर घराने से संबंधित थे। यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, और अन्य जो कॉमनवेल्थ जो राष्ट्र थे उनके महाराजा थे।
जहाँ जहाँ इंग्लैंड ने शासन किया, जिन जिन देशों को गुलाम बनाया, उन सब के एक किंग बने, क्योंकि ब्रिटेन के किंग थे, ठीक है। चूँकि भारत भी अंग्रेज़ों को गुलाम था, इसलिए ये भारत के भी सम्राट माने गए। और ये आयरलैंड जो के भी ये किंग थे। इन्होंने सन 1910 से 1936 तक ये जब ब्रिटेन के किंग रहे, उस समय हमारा देश इंग्लैंड का गुलाम था, इसलिए हमारे भी ये किंग रहे थे। बच्चों, इनकी और इनकी पत्नी से संतान उत्पन्न हुई। इसके बाद तो जो उनकी जो फिर जो राजा बने ब्रिटेन के, वो जॉर्ज 6 थे। उनकी पत्नी एलिजाबेथ थी। इसके बाद उनकी जो जॉर्ज 6 और एलिजाबेथ की जो उनकी संतान जब आगे बढ़ी, प्रिंस फिलिप उनके पैदा हुए, तो उनकी पत्नी का नाम रखा गया एलिजाबेथ द्वितीय, सेकंड, ठीक है। तो हम बच्चों सबसे पहले हम जॉर्ज पंचम की बात कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार इनका छवि है, ये जॉर्ज पंचम थे, इंग्लैंड के राजा थे। चूँकि इंग्लैंड के राजा थे, इंग्लैंड का हमारा देश गुलाम था, ये तो ये हमारे भी राजा थे, ठीक है। क्योंकि हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था और ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के द्वारा गवर्न थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आखिर एलिजाबेथ द्वितीय वो कौन थी जिसको कि भारत आना है, जिस पे पूरा बवाल हो रखा है। तो एलिजाबेथ द्वितीय, जैसा मैंने आपको बताया, ये जो है जॉर्ज 6 और एलिजाबेथ प्रथम, इनके पुत्र प्रिंस फिलिप की पत्नी थी एलिजाबेथ द्वितीय। और ये भी जो है ब्रिटेन की महारानी बनी। और ब्रिटेन के अलावा ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जमैका, बारबाडोस, ये जो जो कॉलोनीज बने इंग्लैंड के, उन सब की ये महारानी बनी थी। और ये ही जो है उनके पति प्रिंस फिलिप के साथ भारत की यात्रा पर आ रही थी, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देखते ये दो बच्चों, ये छवि है, ये रानी एलिजाबेथ द्वितीय का है, ठीक है। ये इनके बचपन का चित्र है और ये इनका प्रेजेंट चित्र है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कहानी आगे बढ़ाता है लेखक। वो कहते हैं कि सबसे पहले बात करता है एलिजाबेथ द्वितीय का, वो अपने पति के साथ भारत आगमन की बात चलती है, वो भारत आती हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये बात कहानी लिखना शुरू करता है लेखक। ये बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति प्रिंस फिलिप के साथ हिंदुस्तान आ रही है। अखबारों में उनके चर्चे हो रहे हैं। जिस प्रकार कोई भी राष्ट्र का राजा या राष्ट्र का प्रमुख जब किसी देश की यात्रा पर जाता है, तो अखबारों में उनकी, मीडिया में उसकी चर्चा होती है। तो इस प्रकार चर्चा हो रहे हैं। और रानी एलिजाबेथ का दर्जी है, वो भी परेशान था कि हिंदुस्तान, नेपाल और पाकिस्तान के दौरे पर जब रानी जा रही है, तो कहाँ कहाँ किस अवसर पर वो किस प्रकार के वस्त्र पहनेगी, इसके बारे में अखबारों में खूब चर्चा है। और इंग्लैंड के अखबारों में जो खबर छप रही हैं, वो अगले दिन हिंदुस्तान के अखबारों में वो खबरें छप जा रही हैं। तो इस प्रकार पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो माहौल है, अब वो हमारे देश में किस प्रकार का माहौल है, तो जो रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री अखबार वाले छाप दे रहे हैं। प्रिंस फिलिप के कारनामे उन्होंने क्या क्या किया है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, उनके नौकरों के बारे में, उनके खानसामों के, रसोइयों के बारे में, ठीक है, और उनके जो बॉडीगार्ड्स के बारे में, यहाँ तक कि उनके कुत्तों के बारे में जानकारी और उनकी पिक्चरें भी अखबारों में छप रही है। बच्चों, जैसा कि आज ये चीज़ें प्रचलन में है, जो बड़े और फेमस लोग हैं उनकी हर एक छोटी छोटी बातों को अखबार वाले प्रमुखता देते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ भी दी जा रही है। बड़ी धूम मची हुई है, बड़ा शोर शराबा हो रहा होता है। इंग्लैंड की रानी इंग्लैंड से आने वाली होती है, लेकिन जो उसकी जो गूंज है वो हिंदुस्तान के अखबारों के माध्यम से हिंदुस्तान में सुनाई दे रही है। बच्चों, फिर लेखक कहानी आगे बढ़ाता है। वो कहता है कि दिल्ली में जो रानी एलिजाबेथ द्वितीय और जो प्रिंस फिलिप आ रहे हैं, उनके कारण दिल्ली में क्या तैयारी हो रही है। तो जहाँ जहाँ वो घूमने वाले हैं, वहाँ जो दिल्ली है वो अपने आप को सुधार रही है, वहाँ उसकी कायाकल्प हो रही है। ऐसा लग रहा है दिल्ली अपने मुंह से बोल रही हो कि वे आए हमारे घर, खुदा की रहमत है, कभी हम अपने आप को, कभी हमारे शहर को देखते हैं। तो इसी प्रकार जो दिल्ली है उसकी काया पलट हो रही है। वहाँ रोड से गंदगी साफ़ हो रही है, जो टूटी फूटी चीज़ें उनको ठीक किया जा रहा है, मकानों पर पुताई की जा रही है। इस प्रकार उसकी काया पलट हो रही है, उसको चमकाया जा रहा है। और करिश्मा इस बात का होता है कि किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती है और देखते देखते सड़कों से धूल साफ़ हो जाती है, सड़कें बिल्कुल रेनोवेट हो जाती हैं। क्यों हो रही है सब कुछ ये? क्योंकि रानी जो है एलिजाबेथ द्वितीय वो भारत आ रही हैं और वो उस शहर का भ्रमण करेंगी। तो इसके कारण जो सब कुछ बिल्कुल साफ़ सुथरा चकाचक हो जाता है।
लेकिन अब दिक्कत आती है कि आखिर समस्या क्या होती है, ये पाठ किस समस्या पर केंद्रित है। समस्या क्या है पाठ की कि एक बड़ी मुश्किल आ जाती है कि वो है जॉर्ज पंचम की नाक, कि हमारे देश में दिल्ली में जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति लगी हुई है, क्योंकि जॉर्ज पंचम राजा थे हमारे देश के उस किसी समय, तो उनकी एक मूर्ति लगी हुई है। जैसा कि महापुरुषों की मूर्तियाँ लगाने का प्रचलन है, तो हमारे देश में भी जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई है। लेकिन दिक्कत क्या है कि इंडिया गेट के सामने जो जॉर्ज पंचम की जो लाट है, जो मूर्ति है, उसकी नाक गायब हो गई है। वो नाक गायब कैसी हुई है कि किसी सिरफिरे ने पत्थर मारकर उसकी नाक को तोड़ दिया है। अब रानी आ रही है और उस मूर्ति पर जाएगी, मूर्ति का भ्रमण करेगी, मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेगी, तो वहाँ अगर नाक ना मिले तो ये बहुत बड़ी समस्या की बात थी। बहुत हलचल होती है। देश के जो हुक्मरान हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाई जाती है और इस मामले को रखा जाता है कि भाई आखिर क्या किया जाए, कि उस नाक का क्या किया जाए। तो वही वहाँ सभी लोग जो हैं इस बात पर सभी सहमत हो जाते हैं कि अगर नाक नहीं होगी उस मूर्ति पर तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि जो नाक है उस मूर्ति की इज्जत है, और अगर उस मूर्ति की इज्जत नहीं रही तो इससे हमारे देश की इज्जत भी खराब हो जाएगी। ऐसा वो जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो ऐसा मानते हैं। फिर क्या किया जाए, तो फिर क्या करते हैं वो बड़े सोच विचार के बाद नाक लगाने हेतु एक मूर्तिकार को बुलाते हैं। ठीक है, तो किसी मूर्तिकार को बुलाया जाता है, तो मूर्तिकार कहता है कोई बात नहीं, नाक में लगा दूंगा, पर मुझे ये तो पता होना चाहिए कि ये जो मूर्ति है, लाट है, कब और कहाँ बनी थी, और इस लाट के लिए जो पत्थर है वो कहाँ से लाया गया था। अब इस बात की जानकारी कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि ये लाट बहुत पहले बनी हुई है। सब जो पुरातत्व जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उससे ये सूचना मांगी जाती है। फाइलों को देखा जाता है, लेकिन फाइलों में सब कुछ हजम हो गया होता है, कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद जब मूर्तिकार उन लोगों को समस्या में घिरा हुआ देखता है तो मूर्तिकार सभी लोग किंग कर्तव्य मूड हैं, वो समझ नहीं पाते आखिर क्या किया जाए, तो मूर्तिकार उनको एक सलाह देता है। उनको फिर मूर्तिकार को बुलाते हैं तो वो सलाह देता है कि कोई बात नहीं, अगर आपको पता नहीं है तो मैं पत्थर की किस्म का, अगर आपको ठीक पता नहीं है तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। मूर्तिकार के इस प्रकार विश्वास दिलाने से सत्ता में बैठे सभी लोग निश्चिंत हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं। ठीक है, अब मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों की यात्रा करता है सरकारी खर्चे पर, वहाँ वो पत्थरों की खान पर जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो निराश लौट आता है। उसको वो जो सूटेबल पत्थर है वो नहीं मिलता है, उसका चेहरा उदास हो रहा होता है। वो उनको खबर देता है कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा हर जगह खोज डालने के बाद भी मुझे इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, क्योंकि ये पत्थर विदेशी है। अब जो देश के जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं वो इस बात से बेहद अचंभित हो जाते हैं कि आखिर हम जब सब कुछ हम अंग्रेज़ों का अपना चुके हैं तो आखिर ये पत्थर क्यों नहीं मंगा सके थे हम पहले। ठीक है, अब समस्या चूँकि समय इतना है नहीं है कि पत्थर को मंगा करके फिर ऐसा काम किया जाए। इसके बाद जो है फिर मूर्तिकार आगे कहता है कि अगर आप ज़्यादा परेशान हो और मूर्ति पर चूँकि नाक लगनी है तो ऐसा कीजिए, हमारे देश में हमारे जो और नेता और महापुरुषों की मूर्तियाँ हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो वो सुखचाते हुए हेजिटेट करते हुए बोलता है, अगर आप लोग ठीक समझें तो उनकी नाक को वहाँ से हटा करके इसकी नाक लगा दी जाए। तो बच्चों यहाँ अब देखो हम कितनी बड़ी खता करने जा रहे हैं कि हमारे देश के जो महापुरुष हैं, जो शहीद हैं, उनकी जो मूर्ति से नाक निकाल करके उस व्यक्ति की मूर्ति पर नाक लगाने के लिए तैयार हैं जिसने हमारे देश पर बहुत अत्याचार किए हैं। इस प्रकार जो इस सलाह को मानते हुए वो लोग इस बात की भी उनको परमिशन देते हैं कि भाई आप ऐसा कर लीजिए, कोई बात नहीं, चलो। मूर्तिकार जो है हिंदुस्तान की मूर्तियों के पास जाता है, विभिन्न प्रकार की जो मूर्तियां हैं, हमारे देश के जो महापुरुष हैं, वल्लभ भाई पटेल है, नेहरू जी है, सबके मूर्तियों पर जाता है, लेकिन उन सबकी नाक की जो लंबाई है वो उस मूर्ति की नाक की लंबाई से अधिक निकलती है। ठीक है, तो यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है कि आखिर उसकी नाक लंबी होने का मतलब क्या है, कि हमारे देश के महापुरुष हैं उनकी इज्जत उस जॉर्ज पंचम की इज्जत से बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन समस्या वही की वही रह जाती है। आखिर फिर मीटिंग बुलाई जाती है तो मूर्तिकार उस मीटिंग में फिर सलाह देता है। वो क्या कहता है कि जो बिहार सेक्रेटेरिएट जो है, सचिवालय,
उसके सामने सन 1942 में कुछ बच्चे जो शहीद हुए थे उनकी मूर्तियां लगी हुई है। अगर उन बच्चों की मूर्ति की अगर नाक की नाप ली जाए, उसको ट्राई किया जाए तो ठीक है, चलो ऐसा भी कर लिया जाए, तो वहाँ भी वो प्रयास करता है। लेकिन उनके जो उस बच्चों की मूर्ति की जो नाक है उसकी लंबाई भी उस जॉर्ज पंचम की जो नाक है, मूर्ति की नाक है, उससे लंबी होती है। अर्थात जो इवन हमारे देश के बच्चों की इज्जत है वो भी उस जॉर्ज पंचम की इज्जत से ज़्यादा है। अब दिक्कत क्या है कि राजधानी में सब तैयारी हो गई है रानी के दौरे के लिए, लेकिन और जॉर्ज पंचम की मूर्ति को खूब धोया जा रहा है, उस पर पेंट किया जा रहा है, लेकिन उस पर नाक नहीं है। ठीक है, अब बात फिर जब ऑफिसर्स तक और जो मिनिस्टर्स तक, जो सत्ता में बैठे लोग उन तक पहुंचती है, बड़ी खलबली मचती है। अगर वो सोचते हैं अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं लग पाई तो रानी का स्वागत करने का क्या मतलब है। ठीक है, यह तो हमारी अपनी इज्जत खराब करने वाली बात हो जाती है। इसके बाद मूर्तिकार को फिर बुलाया जाता है, तो मूर्तिकार उनको एक लास्ट सजेशन देता है कि देखो अब कोई उपाय नहीं है, सिर्फ यही उपाय है। वो कहता है कि चूँकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, ये हमारे देश की इज्जत का सवाल है, इसलिए मेरी राय क्या है कि 40 करोड़ हमारे जो देशवासी हैं, उस समय जो हमारे देश की जनसंख्या 40 करोड़ थी, उनमें से किसी की एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। ठीक है, तो मूर्तिकार इस प्रकार वो हेजिटेट करते हुए सलाह देता है। अब जो वहाँ मीटिंग में बैठे लोग हैं अपने एक दूसरे के कानों में बात करते हैं और मूर्तिकार को इस बात की परमिशन मिल जाती है। मूर्तिकार कहता है आप चिंता मत कीजिए, ये पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। तो इस प्रकार हमारे देश की देखिए उस अत्याचारी की मूर्ति पर नाक लगाने के लिए हम हमारे देश के बच्चे की नाक की कुर्बानी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक सटायर है, एक व्यंग है। जब नाक लग जाती है तो अखबारों में सिर्फ इतना छपता है कि नाक का मसला जो टॉपिक था वो हल हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जो जॉर्ज पंचम की लाट है, मूर्ति है, उस पर नाक लग रही है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो नाक लग जाती है, अब नाक लगने के बाद जो उसके नाक लगने से पहले उस मूर्ति के चारों ओर हथियारों के साथ पहरेदार बिठाए जाते हैं। ठीक है, और मूर्ति के आसपास के तालाब को सुखाकर साफ किया जाता है, उसमें से जो गंदगी है उसको निकाला जाता है और ताज़ा पानी उसमें डाला जाता है, ताकि जो जिंदा नाक लगी है वो ऐसा ना हो कि पानी खराब पानी के कारण वो सूख जाए। ठीक है, और इसके बाद अखबारों में सब में खबरें छापी जाती है कि जॉर्ज पंचम की जो जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक लगाई है जो पत्थर की ना होकर के बल्कि पत्थर की लगती ही नहीं है। ठीक है, अब लेखक जो है पाठ का जो कहता है कि अखबार इस संबंध में बिल्कुल चुप हो जाते हैं। वो कहता है कि उस दिन अखबारों में एक बात बहुत गौर करने वाली होती है कि उस दिन देश में कहीं भी किसी भी उद्घाटन की खबर नहीं छपती है, किसी ने कोई फीता नहीं काटा होता है, कोई पब्लिक मीटिंग नहीं होती है, कभी किसी का वेलकम नहीं होता है, किसी को कोई मानपत्र या प्रशंसा पत्र नहीं दिया जाता है, और ना ही हवाई अड्डे या स्टेशन पर किसी का स्वागत समारोह होता है, क्योंकि ये देश के उस जिंदा बच्चे की नाक लगना है जो एक हमारी इज्जत के जाने के बराबर था। ठीक है, तो सब अखबार खाली थे, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, जबकि जो नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वो भी उस बुत मतलब मूर्ति के लिए, लेकिन यहाँ हमने उस जिंदा बच्चे की नाक लगा करके अपनी नाक ही कटवा ली थी, हमारी इज्जत ही खुद की अपने खराब कर ली थी। तो लेखक ने इस प्रकार ये पूरा व्यंग किया है। जो इस पाठ से संबंधित हम कुछ प्रश्नोत्तर देखें, ठीक है, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इस पाठ को पूरी तरह समझने के लिए भी हमको ये काम आएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि सरकारी तंत्र में, गवर्नमेंट के जो सिस्टम में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए जो चिंता और जो बेचैनी या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मेंटेलिटी को, किस मानसिकता को दिखाती है। किस मानसिकता दिखाती है कि हम आज भी वो दिखाती है, हम आज भी हम गुलाम हैं, मन से हम आज भी गुलाम हैं, और हम चाहे शारीरिक रूप से आज़ाद हो गए हैं लेकिन आज भी मन से अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। उन्हें उस अतिथि की, उस मेहमान की नाक बहुत मूल्यवान और इम्पोर्टेंट लगती है जिसने भारत को गुलाम बनाया था। कौन? जॉर्ज पंचम, और हमारे देश को अपमानित किया था। वे नहीं चाहते थे, जो देश के हुक्मरान हैं, कि जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के कारनामों को उजागर करके अपनी नाराज़गी प्रकट करें कि कोई बात नहीं, नाक हट गई तो हट गई, मूर्ति को वहाँ से हटा दिया जाता था।
लेकिन वे उन्हें अब भी सम्मान देना चाहते हैं और वे अपनी उस सम्मान के द्वारा अपनी गुलामी पर मोहर लगाना चाहते हैं कि आज भी हम अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। और इस पाठ में हम मानते हैं कि हमारे देश में अतिथि देवो भव, जो मेहमान है भगवान का रूप होता है। लेकिन उस मेहमान का सम्मान करना तो ठीक है, लेकिन अगर उस मेहमान का सम्मान हमारे आत्मसम्मान की कीमत पर हो तो ये उचित नहीं है। तो ये पूरी जो बदहवासी दिख रही है, अल्टीमेटली वो जिंदा नाक लगाते हैं, तो वो इस बात को दिखा रहे हैं कि आज भी हम मानसिक रूप से अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, चाहे हम शरीर से गुलामी से मुक्त हो गए हैं। बच्चों, हम इसका दूसरा प्रश्न देखें कि रानी एलिजाबेथ के जो दर्जी है उसकी परेशानी का क्या कारण था और उसकी परेशानी को आप किस प्रकार लॉजिकल तर्क संगत ठहराएंगे। क्या वो उसकी परेशानी ठीक थी या सही या गलत थी। तो जो दर्जी है वो रानी एलिजाबेथ के दौरे से परिचित था। रानी भारत, पाकिस्तान और नेपाल का दौरा करेंगी तो उस देश की संस्कृति के अनुरूप वो वेशभूषा धारण करेंगे। दर्जी परेशान इस बात से था कि कौन कौन से देश में रानी कौन कौन सी ड्रेस पहनेंगी। इस बात की दर्जी को कोई जानकारी नहीं थी, ना ही उसे कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया था। अब इस प्रकार उस दर्जी की जो चिंता थी वो बहुत विचारणीय थी, विचार करने योग्य थी, क्योंकि प्रशंसा की कामना, प्रशंसा की इच्छा हर व्यक्ति की होती है। इस बात की इच्छा होती है कि मेरी ड्रेस बनाऊं तो मुझे प्रशंसा मिले। उसका सोचना था कि जितनी अच्छी वेशभूषा होगी उतनी उसकी इज्जत बढ़ेगी। इस तरह उसकी चिंता जो सही थी, बुरी नहीं थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें हम कि और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। ये लाइन लिखी हुई है लेखक कमलेश्वर ने। तो दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयास किए गए होंगे, आखिर क्या क्या कारनामे किए। तो नई दिल्ली के कायापलट करने के लिए, उसकी हालत सुधारने के लिए सबसे पहले हो सकता है गंदगी जो थी पड़ी हुई उसके ढेरों को हटाया गया होगा। सड़कों, सरकारी जो इमारत थी, बिल्डिंग्स थी, और जहाँ पे वो रानी घूमने वाली थी उन स्थलों को पेंटिंग की गई होगी, उस पर उनको डेकोरेट किया गया होगा, उन पर लाइटिंग की गई, बिजली का प्रकाश किया गया होगा। और हमेशा से बंद पड़े जो फव्वारे हैं, स्प्रिंकलर हैं, उनको भी ऑन किया गया होगा, चालू किया गया होगा। जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह थी उन पर ट्रैफिक की व्यवस्था की गई ताकि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना मचे, ताकि वो चीज़ें दोबारा गंदी ना हो। तो इस प्रकार उस रानी के दौरे के कारण दिल्ली की कायापलट होने लगी, उसके रूप परिवर्तित होने लगता है। बच्चों, अगला प्रश्न है कि आज की पत्रकारिता में, रिपोर्टिंग में चर्चित हस्ती, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो फिल्मकार हो, चाहे वो नेता हो, उनके पहनावे और खान पान संबंधी आदतों का वर्णन का दौर चल पड़ा है। तो लेखक पूछता है कि इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या ये पत्रकारिता ठीक है, इस प्रकार की सूचना उपलब्ध करवाना। तो इस तरह की बातों को इकट्ठा करना और बार बार उनको रिपीट करना और उन्हें उसमें उन चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस देना, ये कोई प्रशंसनीय कार्य नहीं है, ये अच्छा नहीं समझा जाना चाहिए। पत्रकारिता में ऐसे व्यक्तियों के चरित्र को भी कई बार हम महत्व देते हैं जो अपने चरित्र पर खरे नहीं उतरते, वो लोग जो लोग अच्छे लोग नहीं होते, और वो चर्चा में बने रहने के लिए कई बार वो असहज जो कार्य मीडिया को नहीं करना चाहिए वो कार्य वो कर देते हैं। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। कई बार जो बुरा व्यक्ति वो भी लोगों के बीच में हीरो बनकर, जो पत्रकार हैं, मीडिया उसको हीरो बना करके पेश कर देती है। बच्चों, इसी संबंधित अगला प्रश्न है कि इस प्रकार की पत्रकारिता है जिसमें हम चर्चित व्यक्तियों के जीवन के बारे में ज़्यादा दिखा रहे हैं, हाइप कर रहे हैं उस न्यूज़ को, तो वो युवा पीढ़ी पर, यंग जो लोग हैं उन पर क्या प्रभाव डालती है। तो इस प्रकार की जो पत्रकारिता है, जो उन व्यक्तियों के बारे में पुनः पुनः बार बार खबरें दिखाते हैं, तो ये युवा पीढ़ी पर, जो यंग लोग हैं उन पर बुरा प्रभाव डालते हैं। वो उन व्यक्तियों की नकल करने का प्रयास करते हैं और उन्हीं की संस्कृति में जीने की उनकी इच्छा है वो बढ़ जाती है। ठीक है, जिससे उनके मन के ऊपर कुप्रभाव या बुरा प्रभाव पड़ता है। शायद उनकी माली हालत इस प्रकार की नहीं हो कि वो उन व्यक्तियों जैसा वो जीवन व्यतीत करें, तो वो उन जैसा जीवन व्यतीत करने के लिए वो बुरे मार्ग पर भी कई बार वो चल पड़ते हैं, और वो हो सकता है अपना समय है वो बेकार की चीज़ों में व्यर्थ करने लगते हैं। उनके अंदर हीरो वाली भावना उत्पन्न हो जाती, जो कि सही नहीं है। बच्चों, अगला प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयास किए। सबसे पहले उसने उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिसकी वो मूर्ति बनी हुई थी। इसके लिए उसने पहले फाइलें
ढूंढवाई, उनमें ढूंढवाने का प्रयास किया, खुजवाने का प्रयास किया। फिर वो भारत के सभी पहाड़ों और पर्वतों पर और पत्थरों की खानों का उन्होंने दौरा किया। फिर भारत के बहुत सारे जो महापुरुष और जो महापुरुषों की मूर्तियों को उन्होंने इंस्पेक्ट किया, ठीक है, लेकिन काम नहीं चला। तो अंत में उसने क्या किया, जीवित व्यक्ति की नाक को काटकर उस मूर्ति पर लगा दिया। तो ये मूर्तिकार के किए जो द्वारा किए गए प्रयास हैं। बच्चों अगला प्रश्न है इसमें कि नाक जो है वो मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस प्रकार हमारे सामने स्पष्ट होकर के आती है। तो बच्चों इस पाठ में जो नाक है, चूँकि नाक जो होती है व्यक्ति की इज्जत का प्रतीक है, प्रतिष्ठा का, सम्मान का प्रतीक है। और जॉर्ज पंचम भारत पर विदेशी शासन के प्रतीक हैं कि वो जॉर्ज पंचम की मूर्ति इस बात की याद दिलाती है कि हमारा देश एक समय अंग्रेजों का गुलाम था और जॉर्ज पंचम हमारा राजा हुआ करता था। उनकी कटी हुई नाक उनके अपमान का प्रतीक है, जो कि किसी सिरफिरे ने काट दी थी, उसको तोड़ दिया था। इसका अगर हम अर्थ निकालें कि भारत में जॉर्ज पंचम की नीतियों को भारत विरोधी मान करके स्वीकार नहीं किया गया, लोग उनसे चिढ़े हुए थे। आम जन की भावना यही थी कि जॉर्ज पंचम से नफरत करते थे। रानी एलिजाबेथ द्वितीय के आगमन से सभी सरकारी जो अधिकारी है वो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी नाराजगी व्यक्त करने की बजाय उनकी पूजा करने में जुट जाते हैं। अगर उनको वो कटी हुई नाक भी अगर दिखा देते तो शायद एलिजाबेथ को ये महसूस होता कि हाँ, हमारी जो इस देश की, भारत देश के लोग हैं वो जॉर्ज पंचम से नाखुश हैं। तो उनके पास एक माध्यम था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति की पूजा करने का प्रयास किया, उसकी मूर्ति पर नाक लगवाने का प्रयास किया। उनकी मूर्ति का जो जॉर्ज पंचम था उसकी भारत से कोई प्रेम नहीं था, उनकी आस्था, उनका विश्वास पूरी तरह विदेशी था। उनकी मूर्ति का पत्थर तक विदेश से मंगवाया गया था। फिर उनका जो मान सम्मान है, इज्जत है, वो किसी भारतीय नेता या जो शहीद बच्चे हैं उनसे भी अधिक नहीं था। उनकी नाक हमारे जो आज़ादी के सैनिक थे उनकी नाक से, उनकी इज्जत से नीची थी। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी उसकी नाक को लगवाने के लिए, उसको बचाने के प्रयास वो करते रहे। लाखों करोड़ों रुपया इस कार्य में बर्बाद कर दिया गया, जिस पैसे का उपयोग वो किसी गरीब की गरीबी को दूर करने के लिए कर सकते थे। यहाँ तक कि उन्होंने किसी जीवित व्यक्ति की नाक को काट करके उस जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा दिया गया था। तो यह अगर पूरी घटना है तो भारत के आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट पर पूरी तरह चोट है। इस प्रकार उनको नहीं करना चाहिए था। ठीक है बच्चों, हम अगला प्रश्न देखें कि जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट ना होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है कि आखिर वो क्या कहना चाह रहा है। तो लेखक कहता है कि भारतीय समाज के जो महान नेता और साहसी बालक हैं, उन साहसी नेताओं और बालकों के प्रति लेखक कमलेश्वर अपनी श्रद्धा और सम्मान प्रकट करता है। वो कहता है कि देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देने वाले जो हमारे आज़ादी के सैनिक हैं, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान हो, यहाँ तक कि बच्चा ही क्यों ना हो, वो उनकी जो इज्जत है वो किसी और की इज्जत से बढ़कर है। इसलिए जो जॉर्ज पंचम की जो नाक है वो, उसकी नाक की इज्जत हमारे देशभक्तों की इज्जत से 1000 गुना जो है वो सरकारी लोगों की निगाह में ऊंची है। ठीक है, लेकिन हमारे देश के जो आम लोगों की दृष्टि में जो देशभक्तों की जो इज्जत है वो उस जॉर्ज पंचम की इज्जत से बहुत ऊंची है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, हम अगला प्रश्न देखें कि अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह पेश किया। कैसे पेश किया? अखबारों ने जिंदा जो जॉर्ज पंचम की नाक की जगह जिंदा नाक लगाने की खबर को बड़ी गोल-मोल तरीके से छुपा लिया। उन्होंने बस इतना ही कहा कि नाक का मसला जो टॉपिक था हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट मूर्ति, उस पर नाक लग रही है। इसके बाद इन्होंने इसके बारे में कोई विस्तृत विवरण पेश नहीं किया। बच्चों, अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाह रहा है कि नई दिल्ली में सब कुछ था लेकिन नाक नहीं थी। तो इसमें लेखक कह रहा है कि भारत के आज़ाद होने पर भी वह खूब पूरी तरह संपन्न हो चुका था। भारत पूरी तरह से पहले गरीब था, विकासशील देशों की श्रेणी में आ चुका था, उसमें कहीं भी गरीबी नहीं थी। अभाव केवल किस बात का था? नाक का। नाक मतलब आत्मसम्मान का अभाव था, सेल्फ रिस्पेक्ट का अभाव था, स्वाभिमान का अभाव था। संपन्न होने पर भी हम जो हमारे जो देश के जो हुक्मरान सत्ता में बैठे लोग हैं
वो गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं हो पाए थे। अंग्रेज़ों का नाम आते हुए हमको इन्फिनिटी या कॉम्प्लेक्स या हीनता की भावना का हम शिकार हो जाते थे। तो हमको देखते हमको याद आने लगता था कि हमारे कभी रूलर रहे हैं, कभी किंग रहे हैं। गुलामी का कलंक जो था हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था। इसलिए लेखक कहता है कि दिल्ली में सब कुछ है, संपन्न है दिल्ली, लेकिन आत्मसम्मान और स्वाभिमान की भावना नहीं है। बच्चों, इस पाठ का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? आखिर ऐसा क्यों था? तो अखबार उस दिन इसलिए चुप थे कि ब्रिटिश सरकार को वो दिखाना चाहते थे कि किसी जिंदा इंसान की नाक उस मूर्ति पर लगाना किसी को कोई पसंद नहीं आया था। इसलिए उसके बारे में खबर वो उन्होंने कुछ नहीं छापी थी। और यदि वो सच छाप देते तो दुनिया क्या कहती भारत के बारे में? दुनिया के लोग सब जान जाते कि आज़ादी के बाद भी दिल्ली में बैठे जो हुक्मरान हैं, हमारे देश के जो राज करने वाले लोग हैं, आज भी अंग्रेज़ों के आगे अपनी दुम हिला रहे हैं, अपनी पूँछ हिला रहे हैं, वो उनके आगे आज भी नतमस्तक हैं। तो और कई बार अखबारों पर जो है सरकार का दबाव भी होता है, इसलिए कई बार वो सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं, वो उसको पेश नहीं करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको उस पाठ के बारे में जो जानकारी उपलब्ध करवाई है और जो प्रश्नोत्तरों के आपको जो जानकारी दी है, वो ऐसी उम्मीद है मुझे कि वो निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी साबित होगी। बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।